हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम 12th बोर्ड फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस जो है वो इस तरह से है बच्चों: इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में डिटेल में। कूलॉम्स लॉ, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब यहां पर कूलॉम्स लॉ एंड फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लास्ट वन इज गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बच्चों वो इस चैप्टर में वो है गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जहां से मेजर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। और जो एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, वो 3 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में है। एक तो है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, चार्ज लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, और एक है स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के सिलेबस की बात की। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर आता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक से मतलब होता है चार्ज से, और स्टैटिक से मतलब होता है रेस्ट से। मतलब अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पे चार्ज है और वो चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, तो रेस्ट चार्ज की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं या क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। तो रेस्ट चार्ज से फोर्स जनरेट हो जाता है, फील्ड्स एंड पोटेंशियल आता है। क्या होता है फील्ड्स एंड पोटेंशियल, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो रेस्ट चार्ज से जो इफेक्ट्स जनरेट होंगे, फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल, इनका जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के हमारी जनरल लाइफ में एग्जांपल की बात करें, तो आप देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाइफ। देखिए हम एक चीज जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो कंडक्टर होती है, राइट। अब अगर मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है और हमने उस चार्ज बॉडी को टच कर दिया, तो क्योंकि हमारी बॉडी कंडक्टर है तो चार्ज हमारी बॉडी से फ्लो होगा और फ्लो होता हुआ हेयर पे आ जाएगा। जैसे ही चार्ज हेयर पे आएगा, आपको ध्यान होगा कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही हमारे हेयर पे चार्ज आएगा, वैसे ही हेयर जो है वो बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है, आपने जनरली देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं, किसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप अचानक उठते हैं और किसी मेटल को टच करते हैं या किसी पर्सन को टच करते हैं, तो चार्ज आपकी बॉडी पे चार्ज आ जाता है, और जैसे आप किसी मेटल को टच करते हैं तो आपको झटका लगता है, शॉक लगता है, या किसी पर्सन को आपने टच किया तो आपको शॉक लगता है, राइट। तो वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखिए, थंडरस्टॉर्म, बिजली का कड़कना, वो भी चार्ज की वजह से ही होता है, जब चार्ज लीकेज होता है। यूजेस कहां कहां पर इसके हो सकते हैं, जनरल यूजेस जो आपको देखने को भी मिलते हैं, फोटोकॉपियर्स एंड प्रिंटर्स में और फोटोकॉपियर्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स का कॉन्सेप्ट ही यूज में लिया जाता है। कैसे यूज में लिया जाता है हमें उसके डिटेल में नहीं जाना है, हमें केवल जस्ट नॉलेज के लिए ये कुछ यूजेस हैं वो ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो
सबसे अच्छा एग्जांपल है फिल्टरिंग, फैक्ट्री स्मोक, स्मोक प्रेसिपिटेटर। आप फैक्ट्रियों में जनरली क्या होता है, जैसे स्मोक जो निकलता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, तो वहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, या इसको हम स्मोक प्रेसिपिटेटर भी कह सकते हैं, वो लगे हुए होते हैं चिमनी में। तो उसका पर्पस क्या होता है कि जो भी हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वो अट्रैक्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो क्लीन एयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में भेजता है ताकि पोल्यूशन ज्यादा ना हो। और जो है कार वगैरह, गाड़ियां वगैरह में जो पेंटिंग होती है, स्प्रे पेंटिंग्स, वहां पर भी इलेक्ट्रोसेट्स के कॉन्सेप्ट को ही यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट था थेल्स, थेल्स नाम से जिसको हम जानते हैं। थेल्स ने क्या किया, वो कुछ वर्क कर रहा था। वर्क में क्या कर रहा था, उसने किसी ऑब्जेक्ट को रब किया, और ऑब्जेक्ट को रब करने के बाद उसने पीसेस ऑफ पेपर के पास में रखा, तो उसने देखा कि पीसेस ऑफ पेपर जो है उस ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो गए। उसने एक्सपेरिमेंट को कुछ अदर ऑब्जेक्ट के साथ भी रिपीट किया, तो उन सभी एक्सपेरिमेंट में उसने देखा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं और पीसेस ऑफ पेपर के पास में लेकर जाते हैं तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। थेल्स जो है वो इसका रीजन वो नहीं बता पाया, लेकिन उसने एक स्टेटमेंट लिखा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं और उनको पीसेस ऑफ पेपर के पास में, या कोई भी जो बहुत हल्के पार्टिकल्स हैं उनके पास में लेकर आते हैं, तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये उसने स्टेटमेंट दे दिया। रीजन ऐसा क्यों हो रहा है वो थेल्स नहीं बता पाया, लेकिन काफी टाइम के बाद डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, जो कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में कोई भी बॉडीज को जब हम रब करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फ्रैंकलिन आया, और फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जो कि कन्वेंशनल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, चार्ज की डेफिनेशन की, तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच मैटर प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के आने का जो रीजन है वो चार्ज है। चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आएंगे और चार्ज की वजह से ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स आएंगे। या फिर हम बात करें द एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन अगर एक्सिस में है या इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो चार्ज्ड है। अब किसी भी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, हम एक चीज जानते हैं, थॉमसन ने यह बोला था कि जितने भी एटम होते हैं वो सभी एटम जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो हम बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आप किसी भी बॉडी के बारे में बोलें या किसी एटम के बारे में बोलें, इसका मतलब होता है कि उस बॉडी और एटम पे जो चार्ज है वो जीरो है। अब एटम पे चार्ज जीरो कैसे होता है? देखिए, हम जानते हैं कि जितने भी एटम होते हैं वो सभी एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, राइट। अगर मैं यहां पर एक सोडियम एटम की मैं बात करूं तो आप देखिए, सोडियम का जो एटम है उसके अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर 11 तो प्रोटॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन होंगे, और इसके चारों तरफ जो है 11 इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, जबकि प्रोटॉन पे चार्ज जो हम मानते हैं वो प्लस ई मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हम मानते हैं, अब देखिए, माइनस ई, राइट। और न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है।
अब यहां पर आप ये देखिए कि मैं अगर सोडियम की बात करूं तो सोडियम में 11 प्रोटॉन का मतलब हुआ 11 प्लस ई, 11 इंटू प्लस ई के बराबर चार्ज हो गया, और इस पे जो चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉन पे वो -11 ही, तो टोटल चार्ज कितना हो गया सोडियम के एटम पर, यहां देखिए 0। अब मुझे इस एटम को चार्ज करना है। एटम को चार्ज करने का मतलब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और एक्सिस वही उस बॉडी पे चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। जैसे ही मैंने इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो आप देखिए प्रोटॉन तो अब भी 11 ही है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 रह गए। तो टोटल +11 ई तो पॉजिटिव चार्ज हुआ और -10 ई जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ +E। इसका मतलब अगर मुझे सोडियम के एटम से सोडियम का आयन बनाना है, मतलब मुझे इसको चार्ज करना है, यूं भी मैं कह सकता हूं, तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का एटम, हमने कहा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो टोटल चार्ज कितना 0। तो टोटल चार्ज 0 में इसमें 17 प्रोटॉन होते हैं, 18 न्यूट्रॉन होते हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर। अब 17 प्रोटॉन का चार्ज है +17 ई और 17 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -17 ई, तो टोटल चार्ज बोलो कितना 0 हो गया। अब मुझे इसको चार्ज करना है, तो हमने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करा दिया। तो आप देखिए ये दिखाया हुआ यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा एंटर कराया है। तो क्लोरीन जो एटम था वो क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया, Cl- में। तो यहां पर आप देखिए प्रोटॉन अब भी उतने ही है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज वही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया -18 ई, तो टोटल कितना हुआ -E के बराबर। देखिए क्या कंक्लूजन निकला, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन यहां निकल रहा है तो Na+ बना, तो चार्ज आया +E के बराबर। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है क्लोरीन का, इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉन हमने एंटर कराया है तो चार्ज आया -E का। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एटम में मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, किसी एटम में से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तो चार्ज जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा पॉजिटिव। और अगर मैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एंटर करा दूं तो मुझे चार्ज क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ये तो हमने किसी एक एटम की बात की। अब मैं किसी बॉडी की बात करता हूं। कोई भी बॉडी जो है वो हम जानते हैं कि एटम से मिलकर बनी है। अब आप देखिए एक एटम है और उस पे चार्ज 0 है, और एक बॉडी की मैं बात करूं तो वो नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनी हुई है। हर एटम का चार्ज 0, तो पूरी बॉडी पे चार्ज बोलो कितना 0 होगा, राइट। अब मुझे उस बॉडी को चार्ज करना है, तो उस बॉडी को अगर मुझे चार्ज करना है तो मैं किस तरह से उसको चार्ज कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, मैंने उसमें से मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, राइट। तो जैसे मान लीजिए हम बात करें कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी मान लीजिए, और ये अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब हुआ इस पे चार्ज कितना है, Q = 0 मैं कह सकता हूं, राइट। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 50 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मान लीजिए मैं किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, Q = +50 × E। क्योंकि जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो +E चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाले तो +2E चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन में निकालता हूं तो +3E चार्ज आएगा, 4 निकाल लेंगे तो +4E आएगा, और अगर मैंने n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो कितना चार्ज आएगा, +NE के बराबर। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है जिसपे चार्ज कितना है 0, मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करा दिए। कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कराए, 50 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें एंटर करा दिए। अगर इलेक्ट्रॉन मैंने एंटर कराए हैं तो इसका मतलब है कि एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो कितना, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एंटर कराया तो -E चार्ज आएगा, 2 एंटर करा दिए तो -2E आएगा,
3 एंटर करा दिए तो -3e आएगा, n एंटर करा दिए तो -ne। तो यहां पर मैंने 50 इलेक्ट्रॉन एंटर कराए हैं, तो इस केस में जो आएगा वो हो जाएगा चार्ज -50e के बराबर, ये यहां पर चार्ज होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी को मुझे चार्ज करना है तो या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना पड़ेगा या फिर मुझे उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कराना पड़ेगा। अब यहां से एक कंक्लूजन ये भी है, अगर मैं ये कहता हूं कि एक बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, मतलब उस पर चार्ज 0 है, तो उस पर चार्ज 0 का मतलब यह भी हुआ कि उस बॉडी के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूं तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा? जब हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई होगी उस बॉडी में। इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी बॉडी पे चार्ज की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यूनिट की बात करें तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलाम होती है, और इसका जो सीजीएस यूनिट है वो होती है स्टेट कूलाम। इसको हम शॉर्ट में स्टेट सी भी कह सकते हैं। और फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है चार्ज की वो स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन ही होती है। और कूलाम और स्टेट कूलाम में जो रिलेशन है आपको गिवन है, 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होता है, राइट। अब जनरल अगर हम बात करें किसी भी बॉडी पे चार्ज की, तो जो फॉर्मूला है चार्ज का वो क्या है? देखिए यहां पर किसी भी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। एन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E जो है जो हम बात कर रहे थे, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर। तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी पे चार्ज निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल की मैं बात करता हूं, हमने यहां पर बात की कि मैंने किसी बॉडी में से 50 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो उसका चार्ज कितना होगा? तो मान लीजिए ये बॉडी है, ये अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और मैंने इसमें से 50 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। इलेक्ट्रॉन निकाले हैं मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहां पर जब चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो Q इज इक्वल टू हमारे पास आएगा N और E। N देखिए कितना है, N इज इक्वल टू हमारे पास 50 है, और E की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर। यहां पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो Q इज इक्वल टू 50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी पे चार्ज निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन एंटर कराए होते तो यहां पर साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस साइन लेना है, इलेक्ट्रॉन हमने उसमें एंटर करा दिए तो नेगेटिव चार्ज मतलब हमको माइनस साइन लेना है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी टू ऑब्टेन 1 कूलाम चार्ज। मतलब हमें बॉडी को कितना चार्ज देना है? 1 कूलाम, पॉजिटिव 1 कूलाम। फॉर्मूला हमारे पास है, कोई भी बॉडी को चार्ज, किसी भी बॉडी पर अगर हमें चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। Q आपको दिया हुआ है, देखिए 1 कूलाम है, और E की वैल्यू हम जानते ही हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा। N इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है। इसका मतलब किसी भी बॉडी में से अगर किसी भी बॉडी में मुझे 1 कूलाम चार्ज चाहिए तो मुझे इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो है चार्ज डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग डिवाइस। कोई भी बॉडी है, उस पे चार्ज है या नहीं है, उसका हमें पता करना है।
तो देखने से तो हमें मालूम पड़ेगा नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बॉडी को रब किया, हम जानते हैं कि बॉडी को जब हम रब करते हैं तो बॉडी चार्ज हो जाती हैं। अब जब बॉडी चार्ज हो जाती हैं तो चार्ज हुई कि नहीं हुई ये हम किस बेस पर बोलेंगे? तो जनरली अगर मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, मैं उसको पीसेस ऑफ पेपर के पास में लेकर गया, पीसेस ऑफ पेपर उससे अट्रैक्ट हो गए, तो वो जो अट्रैक्ट होंगे वो हमें दिखेगा, इसका मतलब बॉडी पे चार्ज है। क्योंकि जब किसी बॉडी, जो कोई बॉडी चार्ज होती है तो उसमें प्लस भी, या तो पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज होगी, तो उसमें दिखेगा तो है नहीं कि भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम किस बेस पर बात करेंगे? हम बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के बेस पर कि बॉडी चार्ज हुई है कि नहीं हुई है। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज को डिटेक्ट और मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस काम में लेते हैं उसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से हम चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर केवल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की ही बात करनी है क्योंकि सिलेबस में हमारे यही है। तो आप देखिए, इट इज अ चार्ज डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग डिवाइस। चार्ज को डिटेक्ट करना मतलब बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, फिर उसको मेजर करना कि अगर बॉडी पे चार्ज है तो कितना है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, यहां पे देखिए एक ग्लास विंडो है और यहां पर गोल्ड की लीव्स, इस जगह पर गोल्ड लीव्स हैं। ये पूरा जो है वो एक मेटल रॉड है और यहां पर एक मेटल नॉब है और ये रबर का एक डिस्क टाइप है और इसको ग्लास विंडो के अंदर कवर किया हुआ है ताकि मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट हो सके। इसको अगर हम बाहर निकाल लेते हैं इस पोर्शन को, तो ये इस तरह का डायग्राम है। ये गोल्ड लीव्स हैं, ये मेटल रॉड है और ये मेटल नॉब है। अब जैसे मान लीजिए मैंने किसी बॉडी को रब किया, अब रब करने के बाद उस बॉडी पे चार्ज आया कि नहीं आया ये मुझे पता करना है, राइट? मैंने क्या किया, उस बॉडी को मेटल नॉब से टच किया। अगर उस बॉडी पे चार्ज आ गया होगा तो वो इसको टच करने से इस मेटल रोड पे आया होगा, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, राइट? और इस रॉड से होता हुआ उस लीव्स पे आया होगा। ये जो दो लीव्स हैं, ये लीव्स में इस तरह से कह सकता हूं, ये जो आपको गोल्ड लीव्स आपको यहां पर गिवन है वो इस तरह की लीव्स हैं, राइट? अगर मान लीजिए इस बॉडी पे चार्ज आया होगा, चार्ज होगा तो इस पे से होता हुआ लीव्स पे आया होगा और दोनों पे चार्ज सेम नेचर का होगा। जैसे ही दोनों लीव्स पे चार्ज सेम नेचर का होगा तो चार्ज जैसे ही आएगा वैसे ही उनके बीच में रिपल्शन होगा और जब रिपल्शन होगा तो ये लीव्स जो है वो ऐसे फैलेंगी, राइट? अब अगर मान लीजिए चार्ज ज्यादा आया होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये ज्यादा फैलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये लीव्स फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो बॉडी चार्ज होगी, राइट? और डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है अमाउंट ऑफ चार्ज भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है और अगर चार्ज है तो कितना है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, व्हेन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट touches the metal knob at the top of the rod, then charges flows onto the leaves and the diverge. The degree of divergence is an indication of the amount of charge, right? अब गोल्ड लीव्स को यहां पर यूज में लेने का पर्पस क्या है? गोल्ड लीव्स का पर्पस होता है कि अगर मुझे एपरेटस की सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो मैं गोल्ड लीव्स को यूज में ले सकता हूं। सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज होगी? सेंसिटिविटी एक्चुअल में गोल्ड लीव्स जो होती हैं वो एक ऐसा गोल्ड, एक ऐसा मटेरियल है जिसकी हम बहुत थिन स्ट्रिप बना सकते हैं, राइट? अब बहुत जब थिन स्ट्रिप बनाएंगे तो वो जो है कम फोर्स की वजह से भी, बहुत कम फोर्स अगर लग रहा होगा चार्जेस के बीच में तो भी वो डाइवर्ज हो जाएगी और हम मिनिमम चार्जेस को भी, मतलब बहुत कम चार्ज की वैल्यू को भी बहुत अच्छे से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो ये जो मेन पर्पस जो होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, उसका यही पर्पस है कि एक तो हम चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं और दूसरा जो है वो चार्ज को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों चार्जिंग मेथड्स और मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी हम कह सकते हैं। तो बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं।
फर्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो वन बाय वन हम इसको लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम बात करें, व्हेन टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब्ड देन बोथ बॉडीज चार्ज्ड इक्वली इन मैग्नीट्यूड with opposite nature due to transfer of electrons from lower work function body to higher work function body, right? जैसे यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। ग्लास रॉड के ऊपर हम सिल्क क्लॉथ को रब कर रहे हैं, तो आफ्टर रबिंग आप देखिए ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है और सिल्क पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। किस तरह से चार्ज होती है बॉडी? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगर मुझे किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, चाहे आप बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करें चाहे आप बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करें, राइट? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में से निकाल रहे हैं तो आप ये देखिए वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोज में आपको वर्क करना पड़ेगा, मतलब आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी। तो जैसे मान लीजिए दो न्यूट्रल बॉडीज हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, चार्ज जो है वो कंडक्टर पे भी आ सकता है, चार्ज जो है वो इंसुलेटर पे भी आ सकता है, क्योंकि कंडक्टर और इंसुलेटर सभी में एटम और इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। तो कंडक्टर पे भी चार्ज आता है और इंसुलेटर पे भी चार्ज आता है, लेकिन करंट जो है वो केवल कंडक्टर में फ्लो होती है, क्योंकि करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं लेकिन वो बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, इसलिए इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है। जबकि चार्ज कंडक्टर इंसुलेटर दोनों पे ही आ सकता है। जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं कि सिल्क क्लॉथ जो है वो इंसुलेटर ही है, एक तरह का ग्लास रॉड भी इंसुलेटर ही होता है, तो इस पे भी इन दोनों पे चार्ज है, इसका मतलब इंसुलेटर पे चार्ज आ सकता है और कंडक्टर पे भी आता ही है। अब यहां पर आप देखिए दो ऑब्जेक्ट है, हमने कहा दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैं। सपोज मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, हमने उनको रब किया। जैसे हम रब करेंगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकलेंगे दूसरी बॉडी में उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे। अब एक चीज देखिए, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, राइट? दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए, इसका मतलब उसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बॉडी पर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन के केस में जब भी हम बॉडी को चार्ज करते हैं दोनों ही बॉडीज पे अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होता है, लेकिन नेचर अपोजिट होता है। नेचर से मतलब हुआ एक बॉडी पे पॉजिटिव आता है और दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं, क्लाउड्स बिकम चार्ज बाय फ्रिक्शन, क्लाउड्स पे जो चार्ज आता है वो फ्रिक्शन की वजह से ही आएगा। और दूसरा जो है, ड्यूरिंग लैंडिंग और टेकिंग ऑफ द टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट गेट्स इलेक्ट्रिफाइड। जब जनरली हम एयरक्राफ्ट जब रन करता है तो फ्रिक्शन, उसके जो टायर्स होते हैं, टायर्स और जो एयरपोर्ट में जो लैंड होता है उनके बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाएंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे मैं दो बॉडीज को रब कर रहा हूं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आना है और किस पर नेगेटिव आना है? तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल जो है उससे वर्क फंक्शन डिसाइड होता है। तो वर्क फंक्शन जो है वो डिसाइड करेगा कि किस पे पॉजिटिव आना है और किस पर नेगेटिव आना है। तो इसके पहले आप देखिए हमने बात की है, व्हेन टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब्ड देन बोथ बॉडीज चार्ज्ड इक्वली इन मैग्नीट्यूड विद ऑपोजिट नेचर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी, मतलब लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी से निकलेंगे और किस में एंटर करेंगे? हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी में। इसका मतलब हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी में एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी में
इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ बच्चों? सीधा सीधा मतलब हुआ कि लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं यहां पर जो आपको याद भी रखने हैं, फेमस एग्जांपल है। अगर मैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करता हूं, जैसे इसके पहले भी आपने डायग्राम देखा होगा, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ग्लास रॉड का जो वर्क फंक्शन है वो कम है और सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन जो है वो ज्यादा है। ऐसे वुलन क्लॉथ है, जब हम इसको रबर, शूज, अंबर, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो इन सभी पे नेगेटिव चार्ज आता है और वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज। ड्राई हेयर को जब हम कॉम्ब से रब करेंगे तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कॉम्ब पर नेगेटिव। इसी तरह से कैट स्किन को जब हम एबोनाइट रोड से रब करेंगे तो कैट स्किन पर पॉजिटिव और एबोनाइट रोड पर नेगेटिव चार्ज। सेकेंड मेथड जो है मेथड ऑफ चार्जिंग में, वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहां देखिए आप, when two conducting bodies are connected with conducting wire, then charge flows from higher potential body to lower potential body such that the final potential of two becomes same। यहां पर एक नई टर्म्स हम यूज में ले रहे हैं जो कि है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि जिस तरह से वाटर का जो फ्लो होता है वो हाई लेवल से लो लेवल होता है, इसी तरह से गैस का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हम जानते हैं हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है। सिमिलरली चार्ज का फ्लो जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, क्योंकि चार्जेस तो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब यहां पर थोड़ा सा इसको कंपैरिजन के लिए, पोटेंशियल को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पोटेंशियल होता क्या है उसको समझने के लिए हम यहां पर थर्मोडायनेमिक्स से इसको कंपेयर कर रहे हैं। आप ये देखिए, जैसे कोई बॉडी है, उस बॉडी को हम हीट सप्लाई करते हैं। जैसे ही बॉडी को हम हीट सप्लाई करेंगे तो क्या बढ़ेगा बच्चों? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी तरह से जब हम किसी बॉडी को, कंडक्टिंग बॉडी हो या किसी भी तरह की इंसुलेटिंग बॉडी भी हो सकती है, जब हम उसको चार्ज सप्लाई करेंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन चार्ज दो तरह के होते हैं। अगर मैं बॉडी को पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करता हूं तो पॉजिटिव का पोटेंशियल आएगा, अगर मैं बॉडी को नेगेटिव चार्ज सप्लाई करता हूं तो नेगेटिव का पोटेंशियल आएगा। तो यहां पर आप ये देखिए कि जो वर्क थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर का होगा वही वर्क जो है वो इलेक्ट्रोस्टेट्स में पोटेंशियल का होगा, और जो वर्क हीट का होगा वही वर्क यहां पे चार्ज का होगा। राइट? तो जैसे मान लीजिए चार्ज जो है हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और नेगेटिव चार्ज जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक। अब हीट का फ्लो कब तक होता है? जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। सिमिलरली चार्ज का फ्लो जो है वो तब तक होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। राइट? तो यहां पर आप देखिए, फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ बॉडीज, दैट मींस नो पोटेंशियल डिफरेंस नो कंडक्शन। इसका मतलब हुआ कि कंडक्शन के फिनोमेना के लिए जिन दो बॉडीज में हम चार्ज ट्रांसफर की बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन, तो दोनों बॉडीज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज का फ्लो भी नहीं होगा। तो इस तरह से कंडक्शन से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब यहां देखिए एक एग्जांपल है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अगर किसी बॉडी को मैं हीट सप्लाई करता हूं, राइट, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी तरह से अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज सप्लाई करता हूं तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अब यहां पे चार्ज दो तरह का होता है। अगर चार्ज पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव का पोटेंशियल आएगा, और चार्ज अगर नेगेटिव दिया तो नेगेटिव का पोटेंशियल आएगा। तो यहां पर आप देखिए, ये एक बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है, इसलिए फाइनली इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव मान लिया। ऐसे ही मान लीजिए इस पे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो ये न्यूट्रल बॉडी, तो बॉडी पे चार्ज ही नहीं तो पोटेंशियल भी नहीं।
जैसे मैं इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये जो कंडक्टिंग वायर है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए एक ब्रिज की तरह काम करेगा, क्योंकि दोनों कंडक्टर के बीच में एयर है, तो एयर तो होता है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में से तो चार्ज का फ्लो हो नहीं सकता है, तो मैंने एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया, और ये जो कंडक्टिंग वायर है वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, और इसमें से होता हुआ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब यहां देखिए, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हमने यहां पर मेंशन भी किया हुआ है, ओनली नेगेटिव चार्जेस यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव, पॉजिटिव चार्जेस नेवर मूव। पॉजिटिव चार्जेस का मतलब क्या हुआ, सॉलिड के अंदर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्जेस की जो, या हम बात करें कि जो एटम्स की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है किसी एटम से तो वो इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, और वो जो एटम है वो अब आयन बन गया, और आयन पे चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव आयन की जो पोजीशन है उस कंडक्टर के अंदर वो फिक्स होती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इसलिए वो मूव करता है। तो जब भी हम किसी बॉडी पे चार्ज की बात करेंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। तो मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। तो यहां देखिए, इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो स्टार्ट होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ना स्टार्ट होगा। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आप देखिए इस पर पॉजिटिव का पोटेंशियल भी बढ़ेगा, राइट। और इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, तो इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो नेगेटिव चार्ज एंटर कर रहा है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा। पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा तो पॉजिटिव का पोटेंशियल भी कम होगा। पॉजिटिव का पोटेंशियल कम होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी, दोनों का पोटेंशियल जो है वो बराबर हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया। जैसे हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में जब दोनों के टेम्परेचर सेम, देन फ्लो ऑफ हीट भी बंद हो जाएगी। तो सेम थिंग यहां पर भी वही चीज है, जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा वैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, और इस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इस पर भी होगा। अब आप देखिए, ये दो पॉजिटिव, इस पे भी ये भी पॉजिटिव चार्ज होगी बॉडी, और इस पे तो पॉजिटिव है ही है, मतलब इसका पॉजिटिव तो कम होगा और इसका चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी को, कंडक्टिंग बॉडी को, राइट, चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन, ठीक है। एक पॉइंट है, इफ टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय वायर देन टोटल चार्ज ऑफ बोथ कंडक्टर्स डिवाइड इक्वली, यानी कि हाफ हाफ। एक स्पेशल केस है कि अगर दोनों कंडक्टर जिनमें कंडक्शन हो रहा है अगर वो सेम है, और मैंने एक चार्ज है और एक न्यूट्रल है, और मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो उनका पोटेंशियल कब सेम होगा, जब उन दोनों पर अमाउंट ऑफ चार्ज भी सेम हो जाएगा। आइडेंटिकल केस में बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर आप देखिए कि अगर मैं सिंपल बात करूं, जैसे मान लीजिए दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, दोनों आइडेंटिकल बॉडीज को मैंने सेम हीट सप्लाई की, तो सेम हीट सप्लाई की तो सेम ही टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, राइट। ऐसे ही अगर मान लीजिए दो आइडेंटिकल कंडक्टर हैं, मैंने अमाउंट ऑफ चार्ज अगर सेम किया तो उसमें जो पोटेंशियल जो है वो भी तभी सेम होगा जब अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, ये दो आइडेंटिकल ए एंड बी आर टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, फाइंड चार्ज ऑन ईच आफ्टर कनेक्शन। कनेक्शन के बाद इन पे कितना चार्ज होगा वो मुझे पता करना है। और बी जो बॉडी है, Q इज इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज है, और QB इज इक्वल टू माइनस 30 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज है। मैंने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, जैसे मान लीजिए ये यहां पर वायर से कनेक्ट किया इस तरह से, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, और आइडेंटिकल के केस में हम क्या जानते हैं कि जब अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों पे सेम होगा तो उनका पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। तो यहां जो हमने पॉइंट की बात की थी, इफ टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय वायर
देन टोटल चार्ज ऑफ बोथ कंडक्टर्स डिवाइड इक्वली, यानी हाफ हाफ। तो हम क्या करेंगे, इसका जो चार्ज है आप देखिए QA इज इक्वल टू कितना है 50 माइक्रोकूलम, राइट। इसका चार्ज कितना है -30 माइक्रोकूलम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों का टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लो। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, QA प्लस QB इज इक्वल टू कितना हुआ, यहां पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया 20 माइक्रोकूलम। अभी जो 20 माइक्रोकूलम है इसको इक्वली डिवाइड कर दो, हाफ हाफ कर दो। तो इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पे भी 10 माइक्रोकूलम और इस पर भी 10 माइक्रोकूलम। तो आफ्टर कनेक्शन जब आइडेंटिकल है हो, जब कंडक्टर दोनों कंडक्टर आइडेंटिकल हो, तो उस केस में आफ्टर कनेक्शन जब उनका चार्ज इक्वली, टोटल चार्ज जब इक्वली डिवाइड हो जाता है तो उनका पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है, जब भी आइडेंटिकल केस में हम बात करेंगे, दो चार्ज बॉडीज हैं, राइट, हमने उसको टच किया तो पहले आपको दोनों का टोटल चार्ज निकालना है, फिर उनको इक्वली डिवाइड कर देना है, ठीक है।